ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। सुबह से ही लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, एक के बाद एक अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त भी बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आपके नेताओं की बड़ी हार। नई दिल्ली से केजरीवाल की करारी हार, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हारे। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से हारे, परपरगंज से अवध ओझा हारे, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हारे। ये सभी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। कालका जी से आतिशी मार लेना जीती हैं, ये अच्छी खबर है। बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी की तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बड़ी हार। आपको बताएं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हारे हैं, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक हारे हैं, परपरगंज से अवध ओझा हारे हैं, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हारे हैं। लेकिन आतिशी मार लेना जो है वो जीती हैं कालका जी से। बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर। रायपुर से दिल्ली चुनाव के नतीजों पर सीएम शाह ने बयान दिया है। बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। दिल्ली के सभी मतदाताओं को आभार, दिल्ली के सभी मतदाताओं का आभार जताया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो हर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए। 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहां विकास के काम किए थे और जो काम की स्वीकृति दिए थे, तो उनका भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए एक राउंड हो गया था। अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है। और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहां पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफल। तो ये थे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताते हैं। परपरगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। भाजपा उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी जीते हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात। तो परपरगंज विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में। दिल्ली में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। पीएम ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था। शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में हमें जीत मिली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हम दिल्ली में चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं उनका पूरा आशीर्वाद रहा सभी पे। और जिस प्रकार उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि ये आपदा है, दिल्ली से हटाओ, तो लोगों ने उनका कहना माना, आपदा हटाओ, दिल्ली बचाओ। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, उनकी अगुवाई में हम चुनाव जीते हैं। मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं और मैं विकास कार्य को जो रफ्तार हमने देनी है मोदी जी के नेतृत्व हम देंगे। ऐसा भाजपा आ गई है, डबल इंजन की सरकार बनेगी। आप देखना दिल्ली में ऐतिहासिक काम होंगे, अभूतपूर्व काम होंगे, जिसकी तलाश दिल्ली वालों को थी वो पूरी होगी। मंडावली में कुछ चरस काफी ज्यादा बिकती है, मंडावली में चरस, गांजा, अफीम जहां भी बिकती है, उल्टी गिनती चालू हुआ आज से हम लोगों की। आज से पुलिस से बात करके सीधा एक्शन। तो अभी आपने देखा कि क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, और बीजेपी
सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जो रुझान दिख रहे हैं, अगर जो वो परिणाम में परिवर्तित हो गए तो वास्तव में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं इस समय, सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस कार्यक्रम में। आपसे इन रुझानों पर हम विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि आप इसका विश्लेषण करें कि जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर दिल्ली में सरकार थी और जिस तरह से बातें की जा रही थीं, 5 साल में जो परिवर्तन हुआ है, तमाम इस पर बयान भी आए हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बयान संजय राउत का भी आया था, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो स्थिति है दिल्ली की, इसमें आम आदमी पार्टी को काम करने ही नहीं दिया गया। जो एलजी हैं उनके हाथों में शक्तियां थमा दी गईं, पावर दे दिया गया, साथ ही साथ नेताओं को जेल में डाल दिया गया, काम करने ही नहीं दिया गया और इसलिए यह परिणाम आया है। संजय राउत ने, यूबीटी सांसद जो हैं, शिवसेना यूबीटी सांसद, उनका ये बयान आया है। क्या लगता है आपको कि उनके बयान में कितनी सच्चाई है, या फिर जो अन्ना हजारे जी ने कहा है कि ये शराब ले आए, मैं मना करता रहा कि शराब ना लाओ और ये शराब ले आए, उसी का ये परिणाम है? धुरेंद्र जी, इसके अतिरिक्त कुमार विश्वास जी ने भी जो शब्द कहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इस हाल के लिए, देखो भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट तो उसको तो ये श्रेय जाता ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सत्ता में आ गए थे तो कुछ चीजें बदलनी। आपने देखा होगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मैं उदाहरण दूंगा, जब वो मुख्यमंत्री बने और मोदी जी जब हैदराबाद गए तो उन्होंने बड़े सम्मान, उन्हें अपना भाई बताया। जब हमारे जैसे पत्रकार से पूछा भी आपके मोदी दुर्विरोधी हैं और आप उनको बड़ा भाई बता रहे हैं, तो उनका स्पष्ट जवाब था, मुझे स्टेट चलानी है और केंद्र के साथ मिलकर चलानी। और दिल्ली तो पूरा स्टेट भी नहीं है, पूरा राज्य भी नहीं है। दिल्ली को चलाने के लिए शीला दीक्षित जी ने जब दिल्ली चलाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने मिलजुल कर दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाया। केजरीवाल कुछ चीजें जो लेके आए केजरीवाल जी, वो अच्छी हो सकती है। केजरीवाल जी ने कुछ बिजली फ्री की, कुछ और चीजें लाई, लेकिन इसका प्रभाव भी देश की राजनीति में और देश की अर्थव्यवस्था में विपरीत जा रहा है। अब वही बातें भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस लेके जा रही है, और हमारे यहाँ पे केजरीवाल जी की जिम्मेवारी थी कि वे मिलके चले। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उन्हें काम नहीं करने दिया गया, जो संजय राउत जी कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों उन्हें काम करने दे, जब वो जिस ढंग से आरोप लगाते हैं। राजनीति में कुछ चीजें लोग कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे, आप लड़ो कि जब दोनों कहीं मिले तो आंखें ना शर्माएं। यहां तो इतनी गाली गलौज तक बातें पहुंच गई थी कि कहीं अगर सार्वजनिक मंच पे कहीं मुख्यमंत्रियों की बैठक में अगर मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी मिलते थे तो उनका सलाम भी ना होती हो। राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति उसी ढंग से करनी चाहिए जिस ढंग से अदालत में दो एडवोकेट जो है अपने अपने मुवक्किल की लड़ाई लड़ते हैं। आप अपनी पार्टी को के सिद्धांतों को आगे रख के अपनी बातें करें, लेकिन इस राजनीति की लड़ाई को वो जिस ढंग से गलियों में लेके गए, तो दिल्ली की जनता, मुझे ये लगता है दिल्ली की जनता इस लड़ाई से दुखी थी और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा विकल्प समझा। और जब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास हो गई और दिल्ली सरकार भी हो गई, तो 2/3 सरकार केजरीवाल जी के पास थी। लेकिन जिन वादों को लेके वो आए थे
झुग्गी झोपड़ी को खत्म करेंगे, हर घर को नल से पानी देंगे, जमुना को स्वच्छ करेंगे, वो वादे पूरे नहीं हुए। और उसके ऊपर केजरीवाल जी के बारे में ये कहा जाता था, अभी केजरीवाल जी स्वयं ये कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, एक बात। दूसरा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस ढंग से शीश महल, उनके मुख्यमंत्री आवास को लेकर उनके विरुद्ध एक परसेप्शन बनाया, एक जनता के बीच में गए, एक आम आदमी 6 लाख के पर्दे लगाता है, 10 लाख का सोफा लेता है, कुछ उसमें सच्चाई भी हो सकती है, उसमें झूठ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव एक परसेप्शन का चुनाव होता है। और जनता को ऐसा लगने लगा कि सभी राजनेता एक जैसे हैं। केजरीवाल जी जो बात ये करते थे भी, वो तो स्वच्छ राजनीति के द्योतक हैं, आम आदमी हैं, पैंट से शर्ट बाहर रखते थे, चप्पल पहनते थे, छोटी गाड़ी में चलते थे। वो सारी बातें जब समाप्त हो गई तो लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा हार का कारण का तो क्या माने हम इनको कि पोल खुल गई, इसे ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो उन्होंने। निश्चित रूप से लोग अब कहने लगे थे भी सभी राजनेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी। एक तो फ्री की रेवन्यू को अगर आप तीनों के एक, कल मुझे चौधरी देवीलाल के परिवार के एक सदस्य थे, चौधरी देवीलाल की ओएसडी रहते, वो एक बात बता रहे थे, कहने लगा जी एक दिन चौधरी साहब ने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र मंगाए और उन घोषणा पत्र को ये कहा कि पहला पेज पन्ना जो है इस पे लिखा हुआ। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, हम आएंगे आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। जनता ने पीएम के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है, जनता प्रधानमंत्री के साथ है, ये वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। यह बहुत बड़ी जीत है, यह जनता की जीत है। इस जीत के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हैं। आइए सुनते हैं। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा व्यक्त किया है और दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री के साथ। सर, कितना बड़ी जीत आप इसे मानते हैं, क्योंकि 27 साल बाद जो है बीजेपी। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है। और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय। तो ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है कि इस जीत के शिल्पकार पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। जी भाटिया जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो जीत हुई है बीजेपी की, ये इसे हम केजरीवाल की हार माने या बीजेपी की जीत माने? देवेंद्र जी, दोनों ही बातें हैं। मैं इसको केजरीवाल की हार मानता हूं, बीजेपी की जीत नहीं मानता जी, क्योंकि केजरीवाल पिछले कुछ समय से, केजरीवाल की चाहे शराब नीति हो, चाहे जमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जमुना को साफ करने का, और वो अंत में जो उन्होंने हरियाणा सरकार पे आरोप लगा दिया भी उन्होंने जहर घोला। कोई भी राज्य सरकार, इवन की भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर जंग भी चल रही हो, तो सतलुज का पानी हमारा जब पाकिस्तान में जाता है तो भारत शायद ये काम नहीं करेगा कि उसमें जहर मिला दे पाकिस्तान की जनता के लिए। ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आता है चाइना से होके, चाइना भी ऐसा काम नहीं करेगा। ये आरोप भी उनको, इस आरोप के भी देने के लेने पड़े, और जनता को ये लगा भी केजरीवाल जी बहुत अधिक झूठ बोलने लगे। और दूसरी बात जी, तो जी, अगर आप वोट परसेंटेज में जाएंगे तो बीजेपी को 46.88, लगभग 47% मत मिले हैं बीजेपी को दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी को मिले हैं 43.24, और वहीं कांग्रेस को मिले हैं 6.31। अगर कांग्रेस
इनका साथ देती तो हो सकता है ये इतनी बड़ी हार ना होती और आम आदमी पार्टी मुद्दे की टक्कर में सत्ता में भी वापसी कर सकती थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की हार का कारण एक इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी भी रही। आप देखेंगे जो मैं आपको जो वीआईपी सीटें हैं, अगर हम वीआईपी सीटों की बात करें जिनमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, अरविंद केजरीवाल की सीट पे परवेज वर्मा 3000 वोटों से लीडिंग है, जीत गए हैं। वैसे सूचना यही है जीत गए और वहां पे 3000 वोटों से केजरीवाल हारे हैं। संदीप दीक्षित 3873 वोट वहां मिली है संदीप दीक्षित को। एक जब ये इकट्ठे होते तो एक परसेप्शन भी बनता और हो सकता है केजरीवाल 10,000 वोटों से आगे जाता। अब ये लग रहा था कि संदीप दीक्षित केजरीवाल की हार का कारण बनेंगे और वो बने। इसी प्रकार आतिशी की सीट जो वर्तमान मुख्यमंत्री थी, उस सीट पे भी जो अलका लांबा है, जो अलका लांबा कांग्रेस की थी, उनको जो वोट मिले हैं शायद उनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ 3800 के लगभग उनको अलका लांबा को 3009 वोट मिले हैं और रमेश विधूड़ी अतीशी से 238 वोटों से चुनाव लीड कर रहे थे। जब तक ये मैंने देखा था या अगर वो चुनाव जीत गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग की जो साइट है वो लीडिंग दिखा रही है 238 वोटों की। मुझे ये लगता है ये फाइनल लीड है और यहाँ पे अलका लांबा जो है वो 3000 से ज्यादा वोट ले गए हैं। इसी प्रकार जो मनीष सिसोदिया बड़े नेता, दूसरे बड़े नेता या तीसरे बड़े नेता, वहां पे 572 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से 572 वोटों से वो आ रहे हैं। साइट जो है वो लीड दिखा रही थी और वहां पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 6866 वोट ले गए हैं जी। इस प्रकार लगभग 15 सीटें ऐसी हैं यहाँ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया है। हरियाणा में भी 10-11 सीटों पे हराने का काम किया था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को। और ये जो इंडिया गठबंधन अगर इंटैक्ट रहता तो ये मुकाबला और होता और जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए केजरीवाल पे और केजरीवाल ने राहुल गांधी पे लगाए, उसका भी असर पड़ा जब ये एक लोकसभा में इकट्ठे जाते हैं और एक दूसरे में इतने गंभीर एक बड़ी खबर जी, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की बेटियों का बयान सामने आया है। त्रिशा वर्मा और सनिधि वर्मा ने कहा है कि लोगों का जो समर्थन मिला है उसके लिए उनका धन्यवाद। हमें स्पष्ट बहुमत से जीत मिली है। आइए सुनते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी।
लगातार हनुमान चालीसा चल रहा है घर में। पापा बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के और हनुमान जी का साथ है, इसलिए हमें ये विक्ट्री मिली है। बस तो हनुमान जी का साथ है इसलिए ये विक्ट्री मिली है, ये जीत मिली है। हमारे साथ एक और मेहमान राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी देर से विश्लेषण हमारे जो सुरेंद्र भाटिया जी हैं ये कर रहे हैं दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम हैं, रुझान हैं उन पर। हम आपकी तरफ रुख करेंगे मनीष जी, आएंगे हम आपके पास। सुरेंद्र भाटिया जी आपके पास भी आएंगे। मनीष अग्रवाल जी, थोड़ा सा मिल्कीपुर की ओर हम चलते हैं और मिल्कीपुर की ओर चलते हुए हम कुछ वो तमाशे दिखाने चाहेंगे जो कि चुनाव प्रचार के दौरान हुए थे। हम चाहेंगे कि पीसीआर टीम जरा अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं उनके जो ड्रामे थे, जो नाटक थे, वो जरा दिखाएं। और ये देखिए मिल्कीपुर में जो अभी जो टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफ चला रहे हैं जो धीरे धीरे सरक रहा है, आपको बताएं कि ये प्रतिशत बता रहा है। प्रतिशत ये ज्यादा मतलब 65 कुछ प्रतिशत जो है यहाँ पर चुनाव हुए हैं जो 2022 में चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा है, 17 में चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा हैं। 65 कुछ % यहाँ पर चुनाव हुए हैं, मत पड़े हैं। तो हम आएंगे इस मत प्रतिशत पे, लेकिन शुरुआत हम ये करना चाहेंगे चुनावी नौटंकी से। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। राजनीति वास्तव में सिंपैथी गेन करने और उसे वोटों में परिवर्तित करना दो बड़ी बातें होती हैं। हम प्रतिशत पे बात करेंगे, लेकिन ये जो दृश्य हमने अपने दर्शकों को दिखाया और आप दोनों जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं इनको हमने दिखाया, ये दिखाने का कारण एक ही है कि क्या अब इस तरह की राजनीति लोग समझ रहे हैं। मनीष जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, लोग इस तरीके की राजनीति समझ रहे हैं। लोगों ने इसको नकार दिया है। आप देखिए जिस प्रकार की ये हरकतें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक और घटना हुई थी अयोध्या में, उस बच्ची से ये मिलने नहीं गए, इन्होंने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। अखिलेश यादव जी ने इन्हें अयोध्या नरेश डिक्लेयर कर दिया था। शायद अखिलेश यादव जी को ये नहीं मालूम था कि अयोध्या के नरेश, उत्तर प्रदेश के नरेश और भारत के नरेश राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। इनको ये ध्यान रखना चाहिए किस तरीके के नैरेटिव से ये चुनाव लड़ते हैं कि अयोध्या के सांसद राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर जाएंगे, दर्शन करने नहीं जाएंगे, कुंभ की फोटो और वीडियो अपलोड करेंगे। क्या ये लोग सनातन का विरोध करके ये दिखाना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक से ये हमेशा चुनाव जीतेंगे? ऐसा नहीं होगा। 6 महीने पहले जिस जनता ने इन्हें जिताया था अयोध्या में, आज उसी जनता ने इन्हें हरा दिया। बहुत बड़े अंतर से ये हारेंगे। छोटी मोटी हार इनको नहीं मिलेगी। इनको बार बार ये विचार करना होगा कि जनता जनार्दन है, जनता जो चाहती है वही करती है। आप जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, जनता आपको जिता सकती है तो जनता आपको 2 मिनट में हरा सकती है। आज आप दिल्ली के रिजल्ट्स को देखिए। भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सक्सेसफुल स्टार्टअप
आज फेल हो गया, 10 साल में बंद होने की कगार पे आ गया। शीर्ष नेता चुनाव हार रहे हैं। जहां दिल्ली में आपकी 62 सीटें थी, वहां 22 सीटें बची हैं। आपको ये देखना होगा कि जनता ये बिल्कुल समझती है कि आप कह क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप करना क्या चाहते हो। मिल्कीपुर में कांग्रेस सपा साथ में लड़ रही है, दिल्ली में सपा जो है आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है, कांग्रेस के विरोध में लड़ रही है। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जहां जैसे सत्ता मिलेगी वैसे लेंगे। बीजेपी 24 के चुनाव में कुछ नुकसान हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली प्रचंड बहुमत से जीती। उन्होंने कोर्स करेक्शन करा, स्ट्रैटेजी में चेंज करा, मतगणना को चेक करा कि हम कहां पे गलत है और उसको सही करा। कांग्रेस पिछले 15 साल से दिल्ली में आज भी जीरो है। किस तरीके की राजनीति है? जब आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जून के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहते हैं, ठीक है, अब उसके विरोध में लड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। एक अब हम सुरेंद्र भाटिया जी की तरफ आना चाहेंगे और एक सवाल है कि जो भी प्रतिशत बढ़े हैं, महिलाओं की प्रतिशत भी लगभग 3% से ज़्यादा ही महिलाओं ने वोट किया है। यहाँ पर मिल्कीपुर की हम बात कर रहे हैं और महिलाएं अक्सर भावुक होती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये भावुक हो गए हमारे सांसद जी उस समय, लेकिन इस भावुकता का दो बार भावुक हो गए, एक बार मंच पे, एक बार मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। लेकिन क्या ये महिलाओं के ऊपर छाप नहीं छोड़ पाया? क्योंकि महिलाएं तो भावुक होती हैं, अगर जो थोड़ा सा भी किसी के आंसू निकल जाते हैं तो वो भावुक हो जाती हैं और उसी भावुकता में बह लेती हैं। तो क्या वो भी नहीं बह पाई जो रुझान दिख रहे हैं? जी सुरेंद्र भाटिया जी। ऐसे वीरेंद्र जी, राजनीति में इस प्रकार के कई ड्रामेबाज राजनेता इस समय राजनीति में हैं, जो दिखावे के लिए जो आंसू है, और उनके पास जब लोग काम के लिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होना और बात है और वास्तविकता और चीज है। अगर वहां के उत्तर प्रदेश में जो एक बाई इलेक्शन हुआ है, जो इन्हीं की फैजाबाद की संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, उसमें अगर उनको हार मिल रही है, वो अयोध्या और फैजाबाद की सीट से अगर एक बार वो उनको जीत मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की जनता जो है उनके साथ है। घटनाएं, हमारे यहाँ इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई घटना हर जगह पे होती रहती है और कई बार राजनेता उस चीज पे एक आंसू, ऐसे वो घटाली आंसू बहाते हैं जिसका अनेक बार असर होता है, लेकिन अधिकांश बार ऐसे आंसू जो घड़ियाली आंसू होते हैं राजनेताओं के खास तौर पे, इसका असर नहीं होता। और यहाँ भी मुझे नहीं लगता कोई विशेष असर होगा, क्योंकि जिस ढंग से अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना, अयोध्या में जिस ढंग से विकास हुआ, तो निश्चित रूप से उस समय एक वातावरण अलग था और वो थोड़े से मतों से वहां से जीत गए। और जिसका इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने बहुत प्रचारित किया, अभी अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई है, उस सीट का और इस सीट का कोई ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यह है जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी, मुझे जो सूचना है, जो अब तक रुझान है, वो जीतने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी जी के साथ दिखाई दे, उसका ये जब परिणाम आएगा आपके सामने तो ये दिखाई भी देगा। जी, जैसा कि अब थोड़े से जातीय समीकरण की तरफ भी रुख कर लें, मनीष अग्रवाल जी, जातीय समीकरण जो यहाँ पर है, ये यादव और पासी, यादव 65,000 के करीब और पासी 80,000 के करीब यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और ये जो दोनों हमारे जो दोनों उम्मीदवार थे बीजेपी के और सपा के, ये पासी समाज से आते थे। यादव के बाद दूसरा नंबर पासी समाज का था और यादव तो ये कहा जाता है कि खाटी वोट हैं, एक मतलब उसके रिजर्व वोट हैं। खाटी का मतलब यही होता है हमारे लफ्ज़ों में, कभी कभी
गांव देहात की भाषा निकल ही आती है मनीष जी, बुरा मत मानिएगा। तो ये खाटी वोट हम इसे कहें कि यादव सपा के खाटी वोट हैं, रिजर्व वोट हैं और पासी समाज के वोट कुछ बटे हुए होंगे। क्या लगता है कि जातीय समीकरण कुछ काम नहीं किया सपा के पक्ष में? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव को देखने की जरूरत है। आप अभी बाईपोल में देखिए, कुदरकी में भाजपा ने ऐतिहासिक जर्द की, जहां पे कहा जाता है कि बिना मुस्लिम वोट के कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती, वहां समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो हमें ये देखना होगा कि आज जातिगत समीकरणों को ध्यान में न रखते हुए बहुत से लोग जाति से आके आके वोट कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आप फिगर देखेंगे तो 2016 में 2.25 लाख लोग अयोध्या गए थे और 2024 में ये फिगर जो है 15 करोड़ से ऊपर का है। लोग ये देख रहे हैं कि हमारी बेहतरी कहाँ पे है। पासी कैंडिडेट हो, यादव कैंडिडेट हो, यादव लोग, पासी लोग जाति से आगे बढ़ के वोट कर रहे हैं। ये एक मिथ्या जो है पीएडीए के नाम पर, ये 24 में कुछ हद तक चला था, लेकिन वो संविधान पे चला था, आरक्षण खत्म कर देंगे पे चला था, उसके अलावा नहीं चलता। आज आप देखिए, दिल्ली में हर समाज के वोटर ने भाजपा को वोट करा है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो बिहारी हो। पहले वो सब लोग एक मुश्त वोट करते थे केजरीवाल को। आज पैटर्न क्या चेंज आया? उन्होंने ये देखा कि केजरीवाल जी अपना विकास कर रहे हैं, हमारा विकास नहीं कर रहे हैं। अयोध्या प्रसाद जी विधायक से सांसद बन गए तो उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया। जनता का विकास नहीं हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों का और उनके कैंडिडेट्स का विकास हो रहा है। जब ये चीजें होती हैं तो जनता मजबूर हो जाती है ये सोचने पे कि हम अपने विकास के लिए वोट देते हैं। आप अपने विकास में लग जाते हो, हमारा विकास छोड़ के। केजरीवाल जी शीश महल बनवा लेते हैं जी। बिल्कुल, पंजाब की सरकार से भी सुरक्षा ले लेते हैं, अब उन्हें इतनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें जी। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान आया है, कहा यह रिजल्ट आना ही था, जनता को बदलाव चाहिए था। यह रिजल्ट आना ही था, जनता को बदलाव चाहिए था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान, उन्होंने कहा कि यह रिजल्ट आना ही था, जनता को बदलाव चाहिए था। सुनिए। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people. जी, अपने मेहमानों की तरफ अब रुख करेंगे। प्रियंका गांधी जी, यह रिजल्ट आना ही था, जनता बदलाव चाहती थी। सुरेंद्र भाटिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मतलब प्रियंका गांधी को यह उम्मीद थी। सुरेंद्र भाटिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुरेंद्र भाटिया जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, संपर्क जो है उनसे नहीं हो पा रहा है, तो हम मनीष अग्रवाल जी की तरफ रुख करेंगे। मनीष अग्रवाल जी, जैसा कि प्रियंका जी ने अभी जो बातें कही हैं कि ये बदलाव आना ही था, जनता बदलाव चाहती थी, ये रिजल्ट आना ही था। ये रिजल्ट आना ही था, जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को नहीं चाहती थी। कांग्रेस को नहीं चाहती थी। और एज ए कांग्रेस के नेता होते हुए इस तरह की स्वीकारोक्ति तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन ये मान लें कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस यहां पर 0 से आगे बढ़ सकती है। देवेंद्र जी, इसको हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा जी। कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है भारत में। जहां कांग्रेस के साथ आप लड़ोगे वहां रीजनल पार्टीज का अस्तित्व है। आप देखिए कि केजरीवाल जी के साथ उन्होंने समझौता नहीं करा, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि अगर हम अच्छे से लड़ेंगे तो केजरीवाल हारेंगे। और जब रीजनल पार्टीज कमजोर होंगी तो कांग्रेस ही एक बात विकल्प वोटर को दिखेगा।
आज केजरीवाल जी की 20-22 सीटें आई हैं, आगे के चुनावों में ये भी नहीं आएंगी, क्योंकि लोग ये देखेंगे कि बीजेपी से अगर कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस लड़ सकती है। आप देखिए अखिलेश यादव जी ने भी यूपी में कांग्रेस से समझौता करा तो लोकसभा में ऐसे रिजल्ट आए। अगर वो कांग्रेस के साथ ना होते तो ये रिजल्ट ना होते। लेकिन कांग्रेस की ये समझ में आ गया है कि रीजनल पार्टीज हमारा इस्तेमाल करती हैं सत्ता में पहुंचने के लिए, हमारे वोट बैंक को वो आकर्षित करती है। बीजेपी का वोट बैंक जो है दिल्ली में भी हमेशा दिल्ली में इंटैक्ट था, लेकिन जब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 5-7 वोट को अपनी तरफ खींचा, वो जीत में तब्दील हो गया। वरना बीजेपी 37-38% का वोट शेयर पुराने चुनावों में भी लाई है दिल्ली में, लेकिन वो उसको जीत में तब्दील नहीं कर पाती थी। आज ये जो वोटर्स में बदलाव है, आपने देखा होगा आज भारत के वोटर्स जो है डिसाइसिव मैंडेट दे रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अब दिल्ली हो। हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति आपको बनती नहीं दिखती। वो भरपूर वोट देते जिस पार्टी को वो लाना चाहते, ये सोच के कि इसको पूर्ण बहुमत की सरकार दो, पूरा काम करने का मौका दो, कल को इसको ये कहने का मौका ना मिले कि अगर हमारी सीटें ज्यादा होती, हम मिले जुले ना होते तो अच्छे से काम करते। जी, अब चूंकि बहुत अच्छी बात आपने कही कि और बहुत अच्छे विश्लेषण भी आपने किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और अपने विचार साझा किए, विश्लेषण साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जो भी जीत और हार है वो क्यों और किस कारण है। आरोप प्रत्यारोप तो पार्टियां और उनके प्रवक्ता लगाते ही रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से महाकुंभ पहुंचे एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने न्यूज़ से बातचीत की है। संगम में स्नान करने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संगम में स्नान करने पहुंचे और न्यूज़ से बातचीत की है। एमपी के कई मंत्री सीएम के साथ महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ पर टिप्पणी करने वालों पर क्या बोले हैं सीएम, यह भी हम आपको बता रहे हैं। टिप्पणी करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। तो मुख्यमंत्री ने न्यूज़ से बातचीत की है और उन्होंने ये बातें कही हैं कि संगम में स्नान करने, तो एमपी में कई, ये तस्वीरें, पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनवाएंगे न्यूज़ से बातचीत में। संगम में स्नान करने यहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके साथ मंत्री भी पहुंचे हैं यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने। यहां पर अपने मंत्रियों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के उसके बाद उन्होंने न्यूज़ से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आप भी सुनिए। जानना चाहेंगे आपसे कि नहीं, यहाँ पे महाकुंभ में आकर के आपको कैसा लग रहा है? महाकुंभ में आना ये कई जन्मों के पुण्य लगते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान के आशीर्वाद से हम सब परिवार स्नान करने आए हैं। मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश के नागरिकों के सुखद स्वस्थ के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और हम तो और भाग्यशाली हैं। 2028 में यहाँ कुंभ लगता, वहाँ सिंहस्थ लगता। एक तरह से बाबा से कामना करेंगे, महाकाल से, माँ गंगा से, कि वो आशीर्वाद दे और अगला आयोजन बहुत अच्छा रहे। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एक चीज और कह रहे, जैसे कुछ लोग महाकुंभ को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश दें? सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि नहीं, सबको आकर के महाकुंभ में स्नान करना चाहिए और जो ये व्यवस्था है बहुत ही अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ यूपी के व्यवस्था की है, बहुत ही सराहनीय। सबको यहाँ कर स्नान करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करते हैं उनको सद्बुद्धि भगवान दे। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की और उनका क्या कुछ कहना था ये भी आप लोगों ने सुना। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
हम पुनः वापस आएंगे और पुनः विश्लेषण जारी रखेंगे।